हेलो ऑल, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो भैया, सबने बुक्स ले ली क्या? चलो ना, बुक से ही पढ़ा करेंगे और जो रोज हम क्लास वर्क में करें, होमवर्क आपका यह है कि आपको उसको अच्छे से रिवाइज करना है। दैट्स इट, दैट्स योर वर्क। ठीक है, सो लास्ट सेशन हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके आगे फिर हम बढ़ते हैं। प्लीज कम स्ट्रेट टू पेज नंबर 49। प्लीज कम स्ट्रेट टू पेज नंबर 49। पेज नंबर 49। ठीक है, चलिए लास्ट सेशन में क्या पढ़ा? आउट ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज वी वर स्टडीइंग पेटेंट्स, और लास्ट सेशन में हमने पेटेंट्स की एप्लीकेशन का प्रोसीजर के बेसिक्स पढ़े, राइट। और बेसिक्स में हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़े। उन डॉक्यूमेंट्स के नाम प्रोविजन स्पेसिफिकेशन एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। प्रोविजन स्पेसिफिकेशन का एडवांटेज क्या होता है? प्रोविजन स्पेसिफिकेशन का एडवांटेज क्या होता है? हम हमारे इन्वेंशन को कंप्लीट होने के पहले उसको बुक कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और उससे प्रायोरिटी डेट डिसाइड कर सकते हैं। प्रायोरिटी डेट का कॉन्सेप्ट याद आया क्या? एग्जांपल मैंने लिया था, आई विल रिपीट। अगर आपका इन्वेंशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप इन्वेंशन को पेटेंट करवाने का एप्लीकेशन दे सकते हो। साथ में कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच कर दोगे? प्रोविजन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जैसे ही आपका इन्वेंशन कंप्लीट हो, आप इन्वेंशन की कंप्लीट डिटेल्स दे दीजिए। जब हम इन्वेंशन की कंप्लीट डिटेल्स देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। नाउ क्वेश्चन सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन के साथ प्रोविजन स्पेसिफिकेशन देना कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो आप जब इन्वेंशन कंप्लीट हो तो ही उसका पेटेंट लेने चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या उसमें थोड़ी सी रिस्क हो सकती है? हाँ, अगर साइमल्टेनियसली किसी को आइडिया आ गया या किसी ने अनएथिकल तरीके से आपका इन्वेंशन चुरा लिया तो वो आपके पहले प्रोविजन स्पेसिफिकेशन फाइल कर देगा। उसके बाद अगर आपने इन्वेंशन कंप्लीट कर भी लिया तो भी आप अपने ओरिजिनल इन्वेंशन को रजिस्टर नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा एडवांटेजेस क्या होता है? आप एप्लीकेशन के साथ प्रोविजन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट लगा दो। ठीक है, हाँ, प्रोविजन स्पेसिफिकेशन का एक ही नुकसान होता है, वो भी छोटा सा। कौन स्टूडेंट बताएगा? हाँ जी, हाँ, थोड़ा सा हमारा रॉयल्टी का नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, पेटेंट लाइफ इज 10 ईयर्स। अब जब आपने प्रोविजन स्पेसिफिकेशन फाइल करा, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रायोरिटी डेट। तो जब आपको पेटेंट ग्रांट होगा तो पेटेंट आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से नहीं होगा। कहां से ग्रांट होगा? प्रायोरिटी डेट से ग्रांट होगा। अब प्रायोरिटी डेट पे तो हमारा इन्वेंशन कंप्लीट था भी नहीं, तो भी उसी डेट से ग्रांट होगा। तो इतने महीनों की जो रॉयल्टी का नुकसान है वो आपको सहना पड़ेगा। लेकिन कम से कम शुक्र मनाओ, तुम्हारे नाम पर रजिस्टर तो हो गया इन्वेंशन। अगर इन्वेंशन रजिस्टर होता ही नहीं तो फिर इतना प्रॉफिट भी नहीं मिल पाता। तो ये छोटा सा डिसएडवांटेज होता है, लेकिन जो इन्वेंटर्स होते हैं वो इस नुकसान को बेयर कर लेते हैं, अपनी रॉयल्टी का रेट बढ़ा के उसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्लियर? अब आज का लेक्चर डिटेल में हम लोग समझते हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर। एप्लीकेशन प्रोसीजर में सबसे पहले हम पेटेंट एक्ट का सेक्शन 6 पढ़ेंगे। वो बोलता है हु आर द पर्सन्स एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन। एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन मतलब कौन इन्वेंशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? कौन इन्वेंशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखिए, पर्सन्स क्लेमिंग टू बी ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, ट्रू मतलब सच्चा, फर्स्ट इन्वेंटर मतलब इन्वेंशन उसने पहली बार करा। तो फॉर एग्जांपल, मैंने ये पेन का इन्वेंशन करा, तो क्या मैं एप्लीकेशन खुद भी लगा सकता हूं? यस, सबसे आसान तो ये हो गया और नॉर्मली यही होता है। सेकंड, पर्सन असाइंड बाय इन्वेंटर। पर्सन असाइंड बाय इन्वेंटर। अब इसमें क्या हुआ जरा समझो। भाई, जिस दिन मुझे जाना था मेरी वाइफ ने बोला आज मेरे साथ डेट पे चलो, मैंने ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैंने अपने इन्वेंशन का असाइनी बना दिया रोहित सर को। मैं कौन बन गया? डेट वाले नहीं। रोहित सर को अगर असाइन नहीं करा तो रोहित सर बन गए असाइनी, मैं कौन बन गया? असाइनर। अब मेरे ऑन बिहाफ पर इन्वेंशन को रजिस्टर कौन कर रहे हैं? रोहित सर कर रहे हैं। ठीक है, तो असाइनर को, असाइनी को मैं परमिशन देता हूं कि मेरे ऑन बिहाफ पर आप इन्वेंशन को रजिस्टर कर दो। इस परमिशन को क्या रोहित सर वहां पे जाके बोलेंगे कि मनमीत सर की तरफ से आया हूं, इन्वेंशन लेके आया हूं? नहीं, मुझे एक डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा कि मैं अपनी तरफ से असाइनमेंट किसको करता हूं? रोहित सर को। रोहित सर मेरी तरफ से इन्वेंशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? असाइनी समझ में आ गया। थर्ड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पर्सन। यार ध्यान रखना बच्चे, बड़ी सिली मिस्टेक कर लेते हैं भाई।
एक वर्ड होता है डिजीज्ड और एक वर्ड होता है डिसीज्ड। डिजीज मतलब जो बीमार है, डिजीज्ड मतलब जो बीमार है, डिसीज्ड मतलब जिसकी डेथ हो गई है। हमारे लॉ में क्या लिखा हुआ है यहां पर, डिसीज्ड की डिजीज्ड, डिसीज्ड। ये बात समझ में आ गई? अब समझो, अगर बाय चांस इन्वेंटर इन्वेंशन करते करते उसकी डेथ ही हो गई, तो उस इन्वेंशन को रजिस्टर कौन कर सकता है? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैसे मालूम पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल विल बनी हुई है, तो उसकी विल में क्या लिखा होता है कि उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? यस, एंड इन एब्सेंस ऑफ विल उनके फैमिली मेंबर्स को राइट है कि वो इस इन्वेंशन को रजिस्टर कर सकते हैं। हमको ध्यान रखना है कि अगर बाय चांस इन्वेंटर की डेथ हो गई है, उनकी तरफ से उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस इन्वेंशन की एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्लियर? फोर्थ इंपॉर्टेंट, फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेशन अंडर पीसीटी, कौन स्टूडेंट बताएगा फुल फॉर्म ऑफ पीसीटी? यार मैंने 2 दिन पहले भी आपको डिटेल में समझाया था। पीसीटी, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, क्या फुल फॉर्म है? पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। इसका एडवांटेज क्या है? काफी सारी कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करती है। उन्होंने साइन करा है किस पर? पीसीटी पर, कि अलग अलग कंट्रीज में पेटेंट की अलग अलग एप्लीकेशन फाइल मत करो, एक सिंगल इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल कर दो जिसमें आपका हर कंट्री में पेटेंट का इन्वेंशन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सो अगर हम पीसीटी में जाते हैं, पीसीटी मतलब आप सिर्फ आपकी एप्लीकेशन को इंडिया में रजिस्टर नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारी कंट्रीज में अपने इन्वेंशन को रजिस्टर करना चाहते हो। उसके लिए हमको एप्लीकेशन कौन सी लगानी है दोस्त? डोमेस्टिक एप्लीकेशन की इंटरनेशनल एप्लीकेशन? इससे नाम यहां पर क्या लिखा हुआ है? इंटरनेशनल एप्लीकेशन। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, आपके पास मॉड्यूल भी आएंगे आईसीएसआई के, या मॉड्यूल आ गए होंगे, ठीक है, और मेरे नोट्स भी है। बड़ा कंफ्यूजन होता है, इनफैक्ट कभी कभी बच्चे झिझक जाते हैं पूछने में कि सर क्या पढ़ें, आपके नोट्स की मॉड्यूल समझ में नहीं आता है। क्या होता है, अगर हम मॉड्यूल में देखते हैं तो मॉड्यूल में चीजें रेपिटेटिव भी है, लेंथी भी है, और लॉ की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है। मैंने अपनी भरपूर कोशिश करी है, ट्राइड माय बेस्ट कि मैं पूरे लॉ की लैंग्वेज को सिंपल वर्ड्स में लिख दूं। तो अगर आप मेरे नोट्स को भी पढ़ लोगे, मोर देन सफिशिएंट, इसमें पूरा मॉड्यूल कवर्ड है, एक एक वर्ड कवर्ड है, मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो इसमें मेरे नोट्स में ऐसी खासियत है कि आप उसको याद भी कर लोगे पॉइंट वाइज, और साथ साथ में लॉ का टच, लॉ का एसेंस भी आ जाएगा। सो बी वेरी अश्योर्ड कि अगर आप इन नोट्स से पढ़ लोगे तो सारी चीजें कवर हो जाएगी। मॉड्यूल को टच नहीं भी करोगी तो भी चलेगा। क्लियर? चलो आगे। सो अब मुझे बहुत सारी कंट्रीज में इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करनी है। फोर्थ पॉइंट इसी को बोल रहा है, इन केस ऑफ इंटरनेशनल एप्लीकेशन अंडर पीसीटी, द एप्लीकेंट शुड बी रेजिडेंट और नेशनल ऑफ इंडिया। वन एप्लीकेंट शुड बी एटलीस्ट रेजिडेंट और नेशनल ऑफ इंडिया। इसका थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, आई विल रिपीट। फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेशन अंडर पीसीटी, अगर एक एप्लीकेंट है तो उसको या तो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए या फिर इंडिया का नेशनल होना चाहिए। क्या दोनों रिक्वायरमेंट है? दोनों नहीं है, रेजिडेंट हो तो भी चलेगा, नेशनल हो तो भी चलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही इन्वेंशन में 3-4 लोग इन्वेंटर्स होते हैं, एक ही एप्लीकेशन में 3-4 लोग इन्वेंटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक इन्वेंशन करा और इस इन्वेंशन को मैंने कोलैबोरेशन के साथ करा, ठीक है। चाइना के चिंग चैंग चू बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे, उनके साथ कोलैबोरेशन करा। अमेरिका के टॉम क्रूज, उनके साथ कोलैबोरेशन करा, ठीक है। और कनाडा की मिस, नाम नहीं लूंगा, उनके साथ कोलैबोरेशन करा। तो हम 4 लोग मिलकर एक इन्वेंशन बना रहे थे, ठीक है। अब हम चारों ने इन्वेंशन मिलकर बना लिया, हम चारों इसको फाइल करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला इंटरनेशनल एप्लीकेशन में अगर आप फाइल कर रहे हो इंडिया से, सो 1 पर्सन शुड बी रेजिडेंट और नेशनल ऑफ अवर कंट्री। अब सर इसमें डिफरेंस क्या होता है रेजिडेंट और नेशनल? याद करो सागर सर, सागर सर ने कुछ रेजिडेंट का मतलब समझाया इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स का जो रेजिडेंट का रेफरेंस है वही हमको लेना है। रेजिडेंट मतलब सिंपल वर्ड्स में उसको इंडिया में क्या कम से कम 182 डेज रहना है। अरे हाँ सर याद आ गया, आगे मत पढ़ाओ, आगे सागर सर से पूछ लेंगे। मतलब रेजिडेंट मतलब सागर सर, मतलब वो इनकम टैक्स वाला रेजिडेंट। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि क्या एक फॉरेन सिटीजन भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है? क्या एक फॉरेन सिटीजन भी इंडियन रेजिडेंट हो सकता है? हाँ। तो याद है वो कनाडा की मिस फिल इन द ब्लैंक्स, वो इंडिया आ गई,
उसने मेरे ऑफिस में काम करा 225 दिन, 225 डेज। अब बताओ क्या इस पर्टिकुलर ईयर के लिए वो इंडिया की रेजिडेंट बन गई? यस, तो सफिशिएंट हो जाएगा, चलेगा। हम दोनों रेजिडेंट हो गए इंडिया की, हम इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल? नेशनल मतलब आप इंडिया में पैदा हुए। रेजिडेंट बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नेशनल में कोई मेहनत नहीं, आप पैदा हो गए हो, इट्स टोटली ओके, इसमें आपकी क्या मेहनत। ये बात समझ में आ गई? तो अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो चलेगा, रेजिडेंट में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप रेजिडेंट हो अकॉर्डिंग टू इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? आई रिपीट, इंटरनेशनल एप्लीकेशन में अगर एक एप्लीकेंट है, इंटरनेशनल एप्लीकेशन में अगर एक एप्लीकेंट है तो उस एप्लीकेंट को क्या होना पड़ेगा? ईदर रेजिडेंट और नेशनल। अगर बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं तो बहुत सारे एप्लीकेंट्स में कम से कम एक एप्लीकेंट को क्या होना पड़ेगा? ईदर रेजिडेंट और नेशनल। तो आप इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो फ्रॉम इंडिया ओनली। आगे बात समझ में? ओके आगे, द एप्लीकेशन मे बी मेड बाय वन ऑफ द पर्सन्स ईदर अलोन और जॉइंटली विथ एनी अदर पर्सन। इस सेंटेंस को समझाऊं कि समझ में आ गया? एप्लीकेशन आप इंडिविजुअली भी फाइल कर सकते हो या ग्रुप में भी फाइल कर सकते हो, चलेगा। क्लियर हो गया? अब जो हमने अभी पढ़ा सेक्शन 6 उसमें कुछ नोट्स। TF मतलब ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर को नॉर्मली डिफाइन करते नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए इसको डिफाइन कर दिया, इसको ध्यान से समझो। ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर कौन होता है? अभी तक हमने ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ये समझा कि जिसने इन्वेंशन करा वो क्या है? ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। ठीक है, सो लॉ में ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर को एक्चुअली डिफाइन ही नहीं करा है, लॉ ने इसको नेगेटिवली डिफाइन करा है कि ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर कौन नहीं होता है। आई रिपीट, कुछ चीजों को वो पॉजिटिवली डिफाइन करते हैं, कुछ चीजों को वो नेगेटिवली डिफाइन करते हैं। जैसे मैं अच्छा हूं, दिस इज पॉजिटिवली डिफाइंड। मैं बुरा नहीं हूं, दिस इज नेगेटिवली डिफाइंड। बात तो एक ही ना, मैं बुरा नहीं हूं मतलब अच्छा हूं। छोड़ो, यहां पे आ जाओ। लॉ में ये डिफाइन करा है कि ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर कौन नहीं है। इनको छोड़ के ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हो सकता है। अब कौन कौन नहीं है? पहला, पर्सन हु इज नॉट द फर्स्ट इंपोर्टर। पर्सन हु इज नॉट द फर्स्ट इंपोर्टर। अब ये फर्स्ट इंपोर्टर मतलब क्या? क्या हम किसी इन्वेंशन को इंपोर्ट भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। एक फॉरेन कंट्री में एक इन्वेंशन का पेटेंट है, ठीक है, इंडिया में नहीं है, उसने इंडिया में फाइल भी नहीं करा है। अब मैंने उससे परमिशन ले ली कि तुम्हारे इन्वेंशन को मैं इंडिया में इंपोर्ट करके यहां पर उसका पेटेंट ले लेता हूं। उसने मुझे परमिशन दे दी, मैं उसका क्या बन गया? असाइनी। वेरी गुड। किसी स्टूडेंट ने बोला मैं उसका क्या बन गया? असाइनी। तो मैं उसको पेमेंट भी करूंगा। अब जैसे ही मैंने इन्वेंशन इंपोर्ट करा इंडिया में पहली बार, मैं क्या हूं? आई एम द फर्स्ट इंपोर्टर। इफ आई एम द फर्स्ट इंपोर्टर, आई एम अ ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। मैं पेटेंट की एप्लीकेशन लगा सकता हूं। समझ में आया? मेरे बाद लगभग 2 साल बाद रणवीर कपूर ने भी उस इन्वेंशन को इंपोर्ट करा। Now he is the first importer or the second importer? He is the second importer. Now he is not true and first inventor. वो यही बोल रहा है, the person who is not the first importer, he cannot be true and first inventor. क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? सेकंड देखो, person who was first to be communicated about invention from outside India. अब ये तो बड़ा सिंपल है। किसी पर्सन ने इन्वेंशन करा फॉरेन कंट्री में और उसने इंडिया में मुझे फोन कर दिया, मनमीत मैंने इन्वेंशन करा, मुझे सिर्फ कम्युनिकेशन करा। अब जिस पर्सन को आप इन्वेंशन का कम्युनिकेशन करते हो, क्या वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हो गया? क्या नहीं, सिर्फ बात मालूम ही तो पड़ी है। ये बात समझ में आई? सिर्फ इन्वेंशन का किसी पर्सन को कम्युनिकेशन हुआ है तो वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं बनता है। समझ में आया? पूरी दुनिया में उस इन्वेंशन के बारे में किसी को नहीं मालूम। किसको मालूम है? मुझे। तो मैं पहुंच गया कि भाई मुझे इस इन्वेंशन के बारे में मालूम है, इस इन्वेंशन को मेरे नाम पर करो। रजिस्ट्रार क्या बोलेगा? मनमीत सर आपने इन्वेंशन करा नहीं है, आपको सिर्फ इन्वेंशन के बारे में मालूम है। आपने इन्वेंशन करा नहीं है, आपको सिर्फ इन्वेंशन के बारे में मालूम है, तो आप इन्वेंटर थोड़ी हुए हो। इन्वेंटर तो वो है जिसने इन्वेंशन किया है। तो मैंने उसको बोला कि अगर मुझे इंडिया में इन्वेंटर बनना है तो क्या करना चाहिए? बोले साहब आप असाइनी बन जाओ ना, पहली बार इन्वेंशन को इंपोर्ट कर लो, हम दे देंगे।
क्या ये दोनों लाइनें समझ में आई? सो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर को दोस्त नेगेटिव सेंस में याद रखना, ऐसा पर्सन जो फर्स्ट इंपोर्टर नहीं है। दूसरा, ऐसा पर्सन जिसको पहली बार कम्युनिकेट हुआ इन्वेंशन का, वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं है। समरी क्या है? बट इन जनरल पर्सन हु हैज कंट्रीब्यूटेड टू claims of invention is true and first inventor. Person who has contributed to claims of invention is true and first inventor. अब ये claim क्या होता है? इमेजिन करते अपन गए मांडव, इमेजिन करना है, चलेंगे भी लेकिन इमेजिन करना है अपन गए मांडव। क्या मांडव में स्टूडेंट्स की बहुत सारी गतिविधियां होती है, एक्टिविटीज होती हैं। अब इतनी सारी एक्टिविटीज है, सारी फैकल्टीज हैंडल उसको कर नहीं सकती, तो फैकल्टीज ने स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी। इनको बोला कि जितने भी वाटरफॉल हैं स्टूडेंट्स को तुमको संभालना है। ये बात समझ में आई? इनको बोला कि जो डीजे पार्टी है तुमको संभालना है। इनको बोला जो लाइव सिंगिंग है तुमको संभालना है। इन दोनों को बोल दिया कि जो खाने पीने की चीजें तुमको संभालना है। इनको बोल दिया इन तीनों को कि जो भी ड्रिंक्स आएगी, मतलब जूसेस वगैरह, पानी की व्यवस्था, वो तुमको संभालना है। ठीक है, और ऐसे मैंने सारे स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा और मांडव ट्रिप वॉज सक्सेसफुल। मैं क्लास में आया और क्लास में मैंने बोला कि जिन जिन लोगों की वजह से मांडव ट्रिप सक्सेसफुल हुई है उनको मेरी तरफ से गिफ्ट। अब मुझे बताओ, क्या सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट खड़ा हुआ कि मेरी तरफ से मांडव ट्रिप सक्सेसफुल हुई है? दे ऑल विल बी क्लेमिंग कि सर अगर डीजे नहीं संभालते फेल हो जाती, जैसे ड्रिंक्स का स्टॉल हमने संभाला हुआ था फेल हो जाता, खाने का स्टॉल हमने संभाला हुआ था फेल हो जाता। दीज आर क्लेम्स, यू आर क्लेमिंग दैट यू हैव कंट्रीब्यूटेड। आप क्लेम कर रहे हो कि आपने इन्वेंशन में कंट्रीब्यूट करा। वैसे ही एक इन्वेंशन में कंट्रीब्यूटर एक भी हो सकता है और एक इन्वेंशन में मल्टीपल कंट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं। पूरा इन्वेंशन अगर मैंने करा है, सो आई एम द सोल क्लेमेंट ऑफ दैट इन्वेंशन, मेरे नाम से वो इन्वेंशन रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कोलैबोरेशन करा है, याद करो, चिंग चैंग चू ऑफ चाइना, टॉम क्रूज ऑफ अमेरिका, मिस फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ कनाडा और मैं, तो हम चारों ने क्या करा है? कोलैबोरेशन करा है। तो क्या इस इन्वेंशन में चारों का क्लेम है? हाँ, अगर चारों का क्लेम है तो हम चारों का नाम क्या हो जाएगा? ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। अगर चारों क्लेम कर रहे हैं कि इस इन्वेंशन में हमने कंट्रीब्यूट करा, तो हम चारों क्या बन जाएंगे? ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। तो हम में से कोई भी एप्लीकेशन लगाए चलेगा, वो अपनी कंट्री में लगाए तो मैं अपनी कंट्री में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि सब क्या फाइल करेंगे? इंटरनेशनल एप्लीकेशन ही फाइल करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कौन एप्लीकेशन लगा सकता है? पक्का? देखो यार, हमारे जो लॉ का नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ये 100 मार्क्स का नहीं है। कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुमको इसमें 40 आउट ऑफ 40 है। सो हमारा कोर्स कम है, लेकिन हमको इसको इतना ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है कि दिक्कत नहीं आना चाहिए पूरे पेपर में। सो आई बी गोइंग स्लो, सेंटेंस बाय सेंटेंस, केस बाय केस। जो रोज पढ़ाएंगे कम पढ़ेंगे, जो रोज पढ़ाऊंगा बस शर्त यह है कि कल तक उसको याद करके आ जाना, और कुछ भी नहीं। मतलब आपको इसको पेंडिंग नहीं रखना है कि चलो सैटरडे मनमीत सर का आईपीएल निपटाएंगे, ऐसा नहीं। रोज इसको याद करो, रोज पढ़ के आ जाओ, रोज डाउट पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आपको आईपीएल को प्रिपेयर करना है, क्योंकि जैसे ही कोर्स खत्म होगा उसके बाद जब हमारा रिवीजन चलेगा, देन यू विल एंजॉय आईपीएल। बोले हाँ यार सर, ये सारे एग्जांपल्स हमारे सामने से पहले ही निकले हुए थे। सो यू हैव टू गो वेरी स्ट्रांग इन आईपीएल। ध्यान क्लियर? बाकी का 60 मार्क्स का कौन पढ़ा रहे हैं? श्रेयांश सर। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉस एंड आईपीएल, ये पूरे कोर्स का नाम है, जिसमें से आई विल बी ओनली टेकिंग आईपीएल 40 मार्क्स, रेस्ट 60 मार्क्स विल बी टेकन अप बाय श्रेयांश सर। ठीक है, चलो भाई, ये वाला टॉपिक निपटा। नाउ इंपॉर्टेंट, वेयर टू फाइल। हम पेटेंट एप्लीकेशन कहां लगाए? बहुत इजी यार, पेटेंट ऑफिस में हम पेटेंट एप्लीकेशन लगाएंगे। तो यहां पर थोड़ा सा पेटेंट ऑफिस का डिस्कशन करा है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। क्या नाम है इनका? द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ ट्रेडमार्क्स 99 शैल बी कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। बाप रे, दिक्कत हो गई सर, कंफ्यूजन हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडमार्क? सबसे पहले तो ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडमार्क? सबसे पहले तो ये बताओ। एक ब्रांड है नाइकी, तो नाइकी ने क्या अपने नाम को रजिस्टर करा है? यस। क्या लोगो को भी रजिस्टर करा है? हाँ। क्या उसने अपनी टैगलाइन को भी रजिस्टर करा है? क्या टैगलाइन है? बहुत बढ़िया, जस्ट डू इट। सो ट्रेडमार्क एक्ट बहुत बड़ा था, ये ध्यान रखें। तो उन्होंने बोला जो ट्रेडमार्क का कंट्रोलर है उसी को हम क्या बना देंगे? पेटेंट का कंट्रोलर। तो देखो नाम क्या है इस रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी का? नाम क्या है?
कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क, मतलब ये कितनी चीजों का रजिस्टर करेगा एक ही पर्सन? 3, पेटेंट्स का भी, डिजाइन एक्ट में जो डिजाइन का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते उसका भी, एंड ही हैंडल ट्रेडमार्क ऑल्सो। तो आगे जाके हम इतना बड़ा नाम नहीं बोलेंगे, आगे जाके सिर्फ क्या बोलेंगे? कंट्रोलर। जैसे ही मैंने कंट्रोलर बोला मतलब ही इज कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क। समझ में आ गया? फॉर द पेटेंट्स एक्ट देयर शैल बी एन ऑफिस विच विल बी नोन एज पेटेंट ऑफिस। बाप रे, इतनी डिफिकल्ट बात बताई, अपने को तो मालूम भी नहीं पड़ता। पेटेंट के लिए जो ऑफिस है उसको क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, आप भी बहुत इंटेलिजेंट हो। आगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द पेटेंट ऑफिस। वो पेटेंट ऑफिस के अलग अलग नाम रख सकता है, ठीक। अब पेटेंट ऑफिस की ब्रांचेस कहां कहां पर हैं? 4 महानगरों का तापमान क्या है? 4 महानगर अपने, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, यहां पर इसके ऑफिसेस हैं, ब्रांचेस हैं, ठीक है। ओके, नाउ एप्लीकेशन शुड बी फाइल्ड इन अप्रोप्रिएट ऑफिस। एप्लीकेशन शुड बी फाइल्ड इन अप्रोप्रिएट ऑफिस, मतलब अगर आप इन्वेंटर हो तो कौन से ऑफिस में फाइल करें? कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में या चेन्नई में? तो उसने क्या बोला, ऐसे नहीं किसी भी ऑफिस में चला दो, अकड़म बकड़म मुंबई बो चलो दिल्ली, ऐसा नहीं है। यू हैव टू फाइल एप्लीकेशन इन अप्रोप्रिएट ऑफिस। अप्रोप्रिएट ऑफिस मतलब वो उसने 3 लाइन में समझाया है, कैन फॉर्म अ 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। क्लियर? देखें, फर्स्ट, वेयर एप्लीकेंट नॉर्मली रिसाइड्स और एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस। वो बोल रहा है देखो वो रहता कहां पर है, जहां रहता है बस उससे एसोसिएटेड पेटेंट ऑफिस में एप्लीकेशन फाइल करो, ठीक है। बाय चांस नहीं रहता है तो देखो उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पर है, प्लेस ऑफ बिजनेस से जो एसोसिएटेड ऑफिस है वहां पर फाइल कर दो। सो दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी? या तो उसका रेजिडेंस देख लो या फिर उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस ऑल्सो इंक्लूड्स प्लेस ऑफ बिजनेस ऑल्सो इंक्लूड्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन, एक ही बात है, ठीक है। ओके, इफ नो एड्रेस, बेचारा लापता है, इफ नो एड्रेस देन आइडेंटिफाई प्लेस वेयर इन्वेंशन वॉज ओरिजिनेटेड। अगर बाय चांस इंडिया में उसकी रिसाइडिंग प्लेस, मतलब बहुत रेयर केस है, इंडिया में उसकी रिसाइडिंग प्लेस या ऑफिस प्लेस नहीं है, उसका कोई एड्रेस नहीं, तो देखो इन्वेंशन ओरिजिन कहां पर हुआ, जहां पर इन्वेंशन ओरिजिन हुआ उससे रिलेटेड पेटेंट ऑफिस में आप एप्लीकेशन फाइल कर दो। दिस इज द सेकंड प्रायोरिटी। ये सब हायरार्की में ध्यान रखना है, ठीक है। एंड व्हाट इज द थर्ड प्रायोरिटी? फॉर फॉरेन एप्लीकेंट्स दे नीड टू हैव एड्रेस ऑफ सर्विस इन इंडिया। फॉर फॉरेन एप्लीकेंट्स दे नीड टू हैव एड्रेस ऑफ सर्विस इन इंडिया। इसका मतलब क्या? अगर बाय चांस कोई फॉरेनर है, चाइना का चिंग चांगचू, वो अपने इन्वेंशन को इंडिया में रजिस्टर करना चाहता है, कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कंपलसरी है कि यहां पर उसका एक प्रोफेशनल या बिजनेस एड्रेस होना चाहिए, एक कम्युनिकेटिंग एड्रेस होना चाहिए। अब वो उसके ऑफिस का हो या और किसी के ऑफिस का हो वो चलेगा, ऐसा नहीं उसको ऑफिस खरीदवाएंगे और उसको बोलेंगे हाँ ये तेरा एड्रेस। अगर इंडिया में और किसी का एड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल वो मेरे पास आया, बोले मनमीत तू मेरा फ्रेंड, मैं तेरा फ्रेंड, मिला हाँ, बोले यार मैं इन्वेंशन फाइल कर रहा हूं, क्या तेरे ऑफिस का एड्रेस दे दूं कम्युनिकेशन के लिए? मैंने बोला चलेगा। सो माय ऑफिस एड्रेस विल बी हिज कम्युनिकेटिंग एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दैट विल वर्क फॉर इट। तो उसका एक एड्रेस यहां पर होना चाहिए। बताइए, अप्रोप्रिएट ऑफिस समझ में आ गया आपको? अप्रोप्रिएट पेटेंट ऑफिस समझ में आ गया? हाँ, दिक्कत एक ये भी हो सकती है कि सर फॉर एग्जाम्पल हमने इन्वेंशन इंदौर में 56 दुकान के पास करा, अब कहां जाएं? फ्लाइट डायरेक्ट है, दिल्ली की भी है, मुंबई की भी है, चेन्नई की भी और कोलकाता की भी है, तो क्या ये देखेंगे कि कहां की फ्लाइट सस्ती है, फिर कहां फाइल करें? देखो, पेटेंट ऑफिस की 4 मेजर ऑफिसेस हैं, ठीक है। इन 4 मेजर ब्रांच ऑफिसेस की बहुत सारे ऑफिसेस रीजनल लेवल पर भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल में भी हैं। तो आप कहां जाओगे? भोपाल जाओगे कि कलकत्ता जाओगे? अब भोपाल चले जाओगे। एंड लेट्स से भोपाल ऑफिस इज एसोसिएटेड विद दिल्ली ऑफिस। अब तो भोपाल में फाइल करा मतलब इनडायरेक्टली आपने कहां फाइल कर दिया? दिल्ली ऑफिस में फाइल कर दिया, ऐसा चलेगा। तो इतना डीप में नहीं जाना है आपको, प्रैक्टिस करोगे इसकी तो फिर डीप में जाना है, अदरवाइज इतना डीप में नहीं जाना। अप्रोप्रिएट ऑफिस आपको ध्यान रखना। क्लियर? ओके, नाउ हाउ टू फाइल एप्लीकेशन, थोड़ा सा प्रोसीजर बड़ा है इसका। एप्लीकेशन फाइल कैसे करते हैं वो हम समझेंगे अंडर सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। लेट्स स्टार्ट। कल भी पढ़ा था भाई, एक इन्वेंशन की
एक बॉयफ्रेंड की, नहीं वो एप्लीकेबल नहीं होता यहां पर। एक इन्वेंशन की एक ही एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। दे शुड बी वन एप्लीकेशन फॉर वन इन्वेंशन। ओके, वो पहले वाला एप्लीकेबल क्यों नहीं हुआ, कोई बता पाएगा? क्या एक बॉयफ्रेंड की एक ही गर्लफ्रेंड होती है कि मल्टीपल हो सकती है? शैतान लोगों, ऑनेस्टी की बात ही नहीं है तुम। चलो आगे, इसलिए मैंने बोला एप्लीकेबल ही नहीं है। चलो, वेयर द एप्लीकेशन इज मेड बाय वर्च्यू ऑफ असाइनमेंट of the right to apply for patent for invention, they shall be furnished with application proof of right to make an application। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है। जैसे मैंने बोला, आई वॉज द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। मैं डेट पर चला गया, किसके साथ? अरे वाइफ के। तुम भी यार वाइफ के साथ डेट पर नहीं जा सकता क्या? मैं बिल्कुल जाता हूं। सो मैंने अपनी पेटेंट एप्लीकेशन की फाइलिंग की परमिशन किसको दे दी? रोहित सर को। तो रोहित सर क्या बन गए? असाइनी। अब रोहित सर से मैंने फोन पे बात करी और उन्होंने एकदम से फोन काटा और एकदम से पेटेंट ऑफिस पहुंच के बोले मनमीत सर की तरफ से एप्लीकेशन। अभी कंट्रोलर बोलेगा मनमीत सर कौन? बोले इसने इन्वेंशन करा। बोले तुम कौन? बोले मैं असाइनी। बोले प्रूफ? बोले मैं हूं ना। अरे बोले यहां मैं हूं ना नहीं चलेगा, रोहित सर नहीं दे दिया, शाहरुख खान जैसा लोग। बोले हाँ ये नहीं चलेगा। बोले आपको एक प्रूफ देना होगा। बोले क्या प्रूफ लाऊं? बोले मनमीत सर से लिखवा के लाओ कि उन्होंने आपको असाइनी बनाया है। सो आई हैव टू गिव दैट इन राइटिंग। अगर आप मैं राइटिंग में देता हूं, वो डॉक्यूमेंट वहां पर पेश करेंगे तो कंट्रोल मेरी तरफ से एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आपको प्रूफ पेश करना पड़ेगा असाइनमेंट का। थर्ड, अब बात कर रहे हैं हम किसकी? इंटरनेशनल एप्लीकेशन। जैसे ही इंटरनेशनल एप्लीकेशन आती है, कौन सी ट्रीटी अट्रैक्ट हो जाएगी? पीसीटी। वापस एक और बार, पीसीटी का फुल फॉर्म पेटेंट कोऑपरेशन एक्ट, हाँ लिखा हुआ है सामने। एनीवेज, फुल फॉर्म पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। ओके, सो इन केस ऑफ इंटरनेशनल एप्लीकेशन for a patent as may be filed designating India shall be deemed to be an application under the Act if a corresponding application has also been filed before controller in India. Oh, sorry. I'll repeat. Every international application for a patent designating India, designating मतलब relating to India, मतलब इन्वेंशन में इंडियन इन्वेंटर भी इन्वॉल्व है, मतलब डेजिग्नेटिंग इंडिया, वो एप्लीकेशन इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल है, तो वो क्या होगी? डेजिग्नेटिंग इंडिया। shall be deemed to be an application if corresponding application has also been filed with controller in India. The filing date of application and its complete specification processed by patent office shall be international filing date accorded under PCT, and provisional application cannot be filed for convention or PCT application. सर ने चश्मा उतार दिया, मतलब बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, है ना। अब ये क्या होता है, ये इंटरनेशनल एप्लीकेशन वगैरह होता क्या है, इसको अपन डिटेल में समझते हैं। देखो, अगर हम हमारे पेटेंट को बहुत सारी कंट्रीज में रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो हमको कौन सी एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी? इंटरनेशनल एप्लीकेशन। अब ध्यान से समझो, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी में देयर आर मेनी कंट्रीज। फॉर एग्जांपल देयर आर 110 कंट्रीज। अगर मैंने इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करी तो दोस्त क्या ये कंपलसरी है कि मैं 110 कंट्रीज के लिए अप्लाई कर रहा हूं? इट्स ऑन माई चॉइस कि मैं ये इंटरनेशनल एप्लीकेशन कौन कौन सी कंट्रीज में अप्लाई करना चाहता हूं। 110 कंट्रीज में मैंने लेट्स से चूज करी 10 कंट्रीज, तो मैं 10 कंट्रीज की इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करूंगा दैट आई वांट टू रजिस्टर माय पेटेंट इन इंडिया, यूएस, यूके, कनाडा, चाइना, रशिया एक्सेट्रा। ऐसी 10 कंट्रीज को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैंने इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करी तो उन्होंने बोला कि अगर ये एप्लीकेशन में इंडिया शामिल है, इंडिया शामिल है मतलब इन्वेंटर यहां का है या ये एप्लीकेशन इंडिया से रिलेटेड है, तो ये एप्लीकेशन और किसके पास आना चाहिए? इंडिया में कंट्रोलर के पास। ये एप्लीकेशन किसके पास आना चाहिए? इंडिया में कंट्रोलर के पास भी आना चाहिए। अब इसको हम एग्जांपल से लेते हैं। हाँ, वन इन्वेंशन, एक ही इन्वेंशन है अभी। हाँ, वन एक इन्वेंशन के लिए एक एप्लीकेशन दोगे, तो मैं अभी भी एप्लीकेशन एक इन्वेंशन के लिए दे रहा हूं, लेकिन उस इन्वेंशन की कॉपीज तो देनी पड़ेगी ना अलग अलग कंट्री में, नहीं तो उनको मालूम कैसे पड़ेगा?
मैंने और मेरी वाइफ ने शादी करी, तुमको कैसे मालूम पड़ा? काट दिया ना। तो दोस्त इन्फॉर्म, अरे एग्जाम्पल है, उसको दिया था मैंने, तुमको नहीं दिया, तो इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना। तो एप्लीकेशन की कॉपी दे रहा हूं मैं, अलग एप्लीकेशन नहीं। एक और बात, इंटरनेशनल एप्लीकेशन है। इमेजिन करो मैं कहां पर बैठा हूं, यूएस में, आई एम इन वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। अब इन्वेंटर और कहां का है, इंडिया का भी है, या फिर इन्वेंटर इंडिया का नहीं है, फिर भी मैं अमेरिका में बैठे बैठे अपना इन्वेंशन इंडिया में रजिस्टर करना चाहता हूं। इतना समझ में आया? अब मैं अमेरिका के पेटेंट ऑफिस में गया और मैंने इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करी अंडर पीसीटी, बहुत बढ़िया, और उसमें इंडिया कंट्री का भी नाम लिखा हुआ था। तो जो एप्लीकेशन है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन और कहां आ जानी चाहिए, इंडिया में कंट्रोलर के पास आ जानी चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। इंटरनेशनल एप्लीकेशन हम लगा सकते हैं, लेकिन अलग अलग कंट्री अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली आपके इन्वेंशन को रजिस्टर करेगी। अगर एप्लीकेशन इंडिया में आई है तो इट इज नॉट कंपलसरी कि इंडिया का कंट्रोलर उसको रजिस्टर करे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। अमेरिका में मैंने एक इन्वेंशन करा कि ब्राउन शुगर को और ब्राउन कैसे कर सकते हैं। इमेजिन करते हैं इट इज लीगली अलाउड इन अमेरिका। ब्राउन शुगर मतलब शक्कर की बात नहीं कर रहे हैं, समझ गए ना? ब्राउन शुगर को और ब्राउन कैसे कर सकते हैं, इसकी मैंने एप्लीकेशन लगाई। अब यही एप्लीकेशन और कहां आ गई, इंडिया में। इंडिया में कंट्रोलर ने देखा, अरे ब्राउन शुगर को और ब्राउन, ये तो इंडिया में बैंड है, मुझे बताओ क्या हमारी एप्लीकेशन को वो एंटरटेन करेगा, रिजेक्ट कर देगा। इट डिपेंड्स अपॉन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ईच कंट्री। चलो वापस इस पॉइंट पर आते हैं। मैंने इंटरनेशनल एप्लीकेशन कहां फाइल करी, अमेरिका में। एक डेट बताओ, चलो तुम्हारी मान लेता हूं 14 फेब। डेट हमेशा ऐसी लेता हूं जो तुमको याद रहे, ठीक है। तो मैंने अमेरिका में एप्लीकेशन कब फाइल करी, 14 फरवरी को फाइल करी। अब वो कॉरेस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन इंडिया में भी आई, कब आई, 1 मार्च को। इंडिया में कब आई, 1 मार्च को। तो अब इंडिया में भी एप्लीकेशन आ गई है और इंटरनेशनल एप्लीकेशन भी आ गई है, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन है इंटरनेशनल एप्लीकेशन, इसमें हम प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल नहीं कर सकते। इंटरनेशनल एप्लीकेशन में सिर्फ क्या फाइल होगा, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, प्रोविजनल एप्लीकेशन इज नॉट एप्लीकेबल अंडर पीसीटी एप्लीकेशन। कन्वेंशन क्या होता है, 2 मिनट रुक जाओ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आई रिपीट, इंडिया में डोमेस्टिक एप्लीकेशन के साथ में प्रोविजन स्पेसिफिकेशन फाइल कर सकता हूं, लेकिन इंटरनेशनल एप्लीकेशन अगर मैं लगा रहा हूं तो उसके साथ सिर्फ क्या फाइल करना पड़ेगा, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो, मैंने पहली इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल कहां करी, अमेरिका, कब, 14 फेब। इंडिया में कब आया, 1 मार्च। चाइना 10 मार्च। यूके 3 जून, ठीक है। कनाडा 14 जुलाई। 14 जुलाई क्या फेमस है 14 जुलाई को, मेरा बर्थडे, थैंक यू। तो कनाडा कब, 14 जुलाई। रशिया 15 अगस्त। सर वो तो छुट्टी होती है, छुट्टी हमारे यहां होती है, रशिया में थोड़ी होती है। तो 15 अगस्त मैंने रशिया में फाइल कर दी। अब इतनी सारी डेट्स आ गई अपनी एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन डेट क्या मानेंगे, एप्लीकेशन डेट क्या मानेंगे? तो ये क्लियर करता है कि एप्लीकेशन डेट वो मानेंगे जब आपने पहली बार एप्लीकेशन किसी कंट्री में फाइल करी है। पहली बार एप्लीकेशन कौन सी कंट्री में फाइल करी, अमेरिका, कब, 14 फेब। तो 14 फेब विल बी डीम्ड टू बी एप्लीकेशन फाइलिंग डेट। फिर चाहे आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग क्यों ना हो, वो चलेगा। तो आपको देखना है पहली बार इस पेटेंट, इस इन्वेंशन की एप्लीकेशन आपने कहां लगाई, उसको हम डेट डिक्लेयर करेंगे एप्लीकेशन की। सारे प्रोविजंस उस डेट से अप्लाई होंगे इंटरनेशनल एप्लीकेशन। समझ में आ गया? पक्का? 2-3 लाइन में समरी। इन केस ऑफ इंटरनेशनल एप्लीकेशन हम एक कंट्री में मेन एप्लीकेशन लगाते हैं और दूसरी कंट्रीज में कॉरेस्पॉन्डिंग एप्लीकेशंस आती हैं। अगर इंडिया उससे रिलेटेड है तो इंडिया में भी आनी चाहिए। इंटरनेशनल एप्लीकेशन में हम एप्लीकेशन फाइलिंग डेट कहां से लेते हैं, जिस देश में आपने इन्वेंशन की एप्लीकेशन पहली बार लगाई। हमारे केस में पहली बार कहां लगाई, अमेरिका, कब लगाई, 14 फेब। दैट विल बी एप्लीकेशन फाइलिंग डेट। सारे प्रोविजंस 14 फेब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हाँ, क्या इंटरनेशनल एप्लीकेशन में हम प्रोविजन स्पेसिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं?
नहीं, इंटरनेशनल एप्लीकेशन में जब रिसर्च कंप्लीट होती है तो ही हम आगे जा सकते हैं, मतलब यहां पर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं आता। बताओ दोस्त, इतना समझ में आया इंटरनेशनल एप्लीकेशन के बारे में? अब सर एक वर्ड बचा, ये वर्ड क्या है? कन्वेंशन एप्लीकेशन। दो टाइप की ट्रीटीज, पीसीटी एंड पीसीटी। सर मजाक मत करो, को लग रहा है अभी मैं मजाक कर रहा हूं, आपके चेहरे से ऐसे लगता है सर मजाक ही करते रहते हो। पीसीटी का फुल फॉर्म पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, ये लो टिक कर दिया, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। तो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी की एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल एप्लीकेशन। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी की एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल एप्लीकेशन। दूसरे पीसीटी का फुल फॉर्म लिखो, पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी आएगा आगे, लिखो पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी, पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी। जानते हैं ना पेरिस? पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी। अब इस पीसीटी में, पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी में बीच वाला वर्ड कौन सा है? कन्वेंशन। तो कन्वेंशन एप्लीकेशन कब बोलेंगे? जब आपने एप्लीकेशन कौन सी ट्रीटी में लगाई हो? पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी। ठीक है, अब ये पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी क्या है? पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी में काफी सारी कंट्रीज आई, वैसे ही पेरिस में भी कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन मतलब सेमिनार हुआ है ना, वहां पे भी काफी सारी कंट्रीज साथ में आई और उन्होंने वहां पर भी इस ट्रीटी को साइन कर दिया। कौन सी ट्रीटी? यही इंटरनेशनल ट्रीटी, कि आपको अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पेटेंट एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी पड़ेगी। सब आपकी इच्छा है, आप किसमें जाना चाहते हो, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी या पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी। मोड एक ही जैसा है, टाइम लिमिट अलग अलग होती है क्या, वो आगे जाके देखेंगे। लेकिन हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली दोनों का शॉर्ट फॉर्म क्या है? पीसीटी। पीसीटी इज फर्स्ट फॉर पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, इंटरनेशनल एप्लीकेशन। दूसरा पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी, कन्वेंशन एप्लीकेशन। तो जैसे ही कन्वेंशन एप्लीकेशन आता है, मतलब यू फाइल्ड योर एप्लीकेशन फॉर इन्वेंशन अंडर पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी। क्लियर हो गया? मोटस ऑपरेंडी सेम होती है। ओके ठीक है, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी अपन ने कल डिस्कस करा था। अब थोड़े फॉर्म्स की चर्चाएं हो जाए। सबसे पहला फॉर्म कौन सा आएगा? हमको अप्लाई करना है किसके लिए? इन्वेंशन के लिए। तो आपको कौन सा फॉर्म पिक करना पड़ेगा? फॉर्म नंबर 1। इट इज एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा? डिटेल्स ऑफ इन्वेंटर। डिटेल्स, इन्वेंटर की डिटेल्स क्या है? उसकी हाइट वेट आएगा क्या, उसका नेम आ जाएगा ना, एड्रेस आ जाएगा, टेलीफोन, जीमेल एड्रेस या ईमेल एड्रेस एक्सेट्रा। देन टाइप ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। व्हाट इज द टाइप ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन? जरा बताओ, वो डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है कि कन्वेंशन है? लिखना पड़ेगा ना, टाइप ऑफ एप्लीकेशन। देन टाइटल ऑफ इन्वेंशन। टाइटल ऑफ इन्वेंशन मतलब आप कौन सा सेक्टर में कर रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, आप फार्मास्यूटिकल में इन्वेंशन कर रहे हो, यू हैव टू हैव अ टाइटल ऑफ योर इन्वेंशन। देन डिक्लेरेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट। डिक्लेरेशन मतलब यार कल भी डिस्कस करा था, डिक्लेरेशन मतलब I am the true and first inventor and I am filing the application for this invention. You have to give a declaration. And signatures of inventors or applicants and authorized person. फॉर्म नंबर 1 समझ में आ गया? मतलब ये वैसे ही फॉर्म है जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है आईसीएसआई में जो आपने भरा था, ये वैसे कुछ फॉर्म हो गया। ओके, इस फॉर्म के ऊपर क्या लगाओगे? कवरिंग लेटर इन द नेम ऑफ कंट्रोलर। कवरिंग लेटर मतलब आपने लिखा टू कंट्रोलर, कोलकाता ब्रांच, इंडिया। सब्जेक्ट इन्वेंशन एप्लीकेशन। नीचे डियर सर, with respect to above, right, I would like to request that certain forms and documents have been attached. It is requested to grant me patent at earliest. Yours truly, मनमीत अरोड़ा, signature. नीचे documents attached. इसको हम क्या बोलते हैं? कवरिंग लेटर। मतलब आप क्या फाइल कर रहे हो बताओ तो सही ऊपर लेटर में। दैट इज कॉल्ड अ कवरिंग लेटर। तो सारे फॉर्म्स के और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या आ जाएगा? कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में सारे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स अटैच रहेंगे, ऐसी फाइल आपको उसको देना है। इज द कवरिंग लेटर क्लियर? ठीक है भाई। आगे फॉर्म नंबर 2। फॉर्म नंबर 2 में क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा?
प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन या फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, या कल इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके थे क्या? तो फॉर्म नंबर 2 में अगर प्रोविजन स्पेसिफिकेशन है सारी डिटेल्स दे दो उसकी, अगर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है वापस उसकी डिटेल्स दे दो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की, दैट विल बी फॉर्म नंबर 2. फॉर्म नंबर 3, स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग. व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग? It includes a statement and undertaking on behalf of inventor to inform about any foreign filing application filed for patent registration. फॉर्म नंबर 3 में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपने इस इन्वेंशन को इंडिया में फाइल करा है कि और किसी कंट्री में भी फाइल करा है. अगर इंडिया में फाइल करा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और किसी कंट्री में फाइल करा है तो उसकी भी डिटेल्स दो. ये सब किसमें मेंशन करना पड़ेगा? फॉर्म नंबर 3. यहां तक चीजें सिंपल हैं. आगे फॉर्म नंबर 5, डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटरशिप. व्हाट डू मीन डिक्लेरेशन? ऑलरेडी हम समझ चुके हैं. A declaration must be filed in patent office cases where inventor is not applicant or applicant declares true and false inventor. अब ये declaration मतलब क्या समझो. अगर मैं खुद जा रहा हूं तो क्या मैं खुद डिक्लेयर करूंगा कि मैं खुद ही आया हूं? I have to give that declaration. अगर मेरी तरफ से असाइनी गए, हमारे केस में असाइनी कौन है? तो वो चले गए, तो उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आई एम एन असाइनी ऑफ द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर. उनके सिग्नेचर लगेंगे और उनको क्या अटैच करना पड़ेगा? प्रूफ ऑफ असाइनमेंट. और क्या मैं उनको प्रूफ ऑफ असाइनमेंट दूंगा? यस, एक लेटर में उनको अथॉरिटी दे दूंगा. वो सब किसमें मेंशन होगा? फॉर्म नंबर 5. ठीक है. आगे फॉर्म नंबर 26, फॉर्म फॉर ऑथराइजेशन ऑफ पेटेंट एजेंट और एनी पर्सन इन मैटर ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट. अब आप समझो ध्यान से यार, पेटेंट की जो फॉर्मेलिटीज होती है, अभी तो मैं आपको सिर्फ फॉर्म नंबर्स बता रहा हूं, लेकिन क्या पेटेंट की फॉर्मेलिटीज इनसे भी बढ़कर होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू फाइल एन इंटरनेशनल एप्लीकेशन. क्या इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करना इतना आसान होता है? नहीं. जैसे यूं समझो कि अगर किसी को सारे कंपनी लॉ मैटर्स हैंडल करना है, वो खुद करेगा कि किसी कंपनी सेक्रेटरी को हायर करेगा? है ना. वैसे अगर किसी को इनकम टैक्स या जीएसटी में डील करना है, वो खुद करेगा कि किसी सीएस या सीए को हायर करेगा? किसी को हायर करेगा. अगर आपका कोई केस आ गया, क्रिमिनल या सिविल केस, तो आप खुद करोगे कि किसी को हायर करोगे? किसी लॉयर को हायर करोगे. वैसे ही पेटेंट की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है जिसको आप रेगुलर बेसिस पे ट्रैक नहीं रख सकते हो. तो इसके लिए हम कभी कभी किसको हायर कर लेते हैं? पेटेंट एजेंट. हम किसको हायर करते हैं? पेटेंट एजेंट. ये पेटेंट एजेंट फर्जी नहीं होते हैं. पेटेंट एजेंट वही बन सकता है जिसको पेटेंट ऑफिस से परमिशन मिली है और जिसने रिक्विजिट एग्जामिनेशन पास करी है. तो ऐसे नहीं कि आज से मैं पेटेंट एजेंट, क्यों मनवीर सर से पढ़ लिया, ऐसा नहीं. आपको पेटेंट की एग्जामिनेशन पास करनी पड़ेगी. पास हो जाओगे तो क्या बन जाओगे? पेटेंट एजेंट. और फिर ये पेटेंट ट्रेडमार्क के एरिया में पूरा काम करो, आपकी भी अच्छी अर्निंग हो जाएगी. यू कैन अर्न फ्रॉम दिस ऑल्सो. अब अगर आप ये सारी चीजें खुद कर रहे हो तो फॉर्म नंबर 26 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. लेकिन अगर आप ये सारा काम किसी पेटेंट एजेंट के थ्रू कर रहे हो तो आपको पेटेंट एजेंट की डिटेल्स कहां देनी पड़ेगी? फॉर्म नंबर 26 में, जिसमें एक अथॉरिटी लेटर भी होगा कि मेरे ऑन बिहाफ पर सारी चीज कौन करेगा? पेटेंट एजेंट करेगा. क्या रोहित सर पेटेंट एजेंट है? नहीं, वो असाइनी थे. ठीक है. तो ये भी हो सकता है कि मैं ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, रोहित सर असाइनी और सागर सर पेटेंट एजेंट. तो हम दोनों की तरफ से काम कर कौन रहा है? सागर सर कर रहे हैं, पेटेंट एजेंट कर रहा है. ये भी हो सकता है. और पेटेंट एजेंट इसके लिए क्या चार्ज करेगा? अपनी फीस, अपना कमीशन. तो ये सारा डिक्लेरेशन मुझे कहां देना पड़ेगा दोस्त? फॉर्म नंबर 26. कहां देना पड़ेगा? फॉर्म नंबर 26. इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? ओके. देन हमको ये बताना पड़ेगा कि हमारी एप्लीकेशन प्रोविजनल है या फिर रेगुलर है. If an application for patent is accompanied by a provisional specification, a complete specification shall be filed within 12 months from the date of filing of application. Very very important. Examination में इसका practical question बन सकता है. आपको यहां पर टाइम लिमिट, पहली टाइम लिमिट आपके दायरे में आ रही है 12 मंथ्स. 12 मंथ्स मतलब 1 साल. आपने जिस डेट को एप्लीकेशन और प्रोविजन स्पेसिफिकेशन फाइल करा, हमारे केस में 14 फेब, जैसे ही फाइल करा, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कितने दिन के अंदर देना है? 12 महीने के अंदर देना है. मतलब 1 साल के अंदर फाइल करना है. इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल के अंदर आपको
आपकी रिसर्च कंप्लीट करनी है, आपका इन्वेंशन आपको कंप्लीट करना है। अगर आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन 1 साल या 12 महीने के अंदर फाइल नहीं करा तो जो आपने एप्लीकेशन लगाई वो क्या हो जाएगी, अबैंडन, उसको रिजेक्ट कर दे। इसलिए एप्लीकेशन विद प्रोविजन स्पेसिफिकेशन फाइल कर रहे हो तो सोच समझ के फाइल करो। ऐसे नहीं कि आईडी आ गया फाइल कर देते हैं, आगे देखेंगे, वो आगे आता ही नहीं है फिर कभी। सो इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट दीज थिंग्स देन ओनली फाइल एन एप्लीकेशन विद प्रोविजन स्पेसिफिकेशन। जैसे ही फाइल करा आपकी डेट लॉक हो जाएगी। उस डेट 14 फरवरी डेट को क्या बोलेंगे, कौन स्टूडेंट बताएगा? मैंने एप्लीकेशन लगाई और साथ में प्रोविजन स्पेसिफिकेशन फाइल करा, उस डेट को क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी डेट। बात समझ भाई? इस डेट से 12 महीने के अंदर मुझे इन्वेंशन की कंप्लीट डिटेल्स देनी पड़ेगी पेटेंट एप्लीकेशन में, अदरवाइज मेरी प्रायोरिटी डेट वाली जो एप्लीकेशन है वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ? इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया नोट्स में। इजी 10th पॉइंट, मल्टीपल प्रोविजन एप्लीकेशंस। व्हाट डू यू मीन मल्टीपल प्रोविजन एप्लीकेशंस? और मेरे पास टाइम था तो 7-8 इन्वेंशन एक साथ कर रहा था। आई गेस परसों भी मैंने इसका कुछ डिस्कशन करा था। 7-8 इन्वेंशन एक साथ करा था तो 7-8 इन्वेंशन की एप्लीकेशन में प्रोविजन स्पेसिफिकेशन फाइल कर दिया। ठीक है, तो कंट्रोलर बोल रहा है क्या बात है, आज 8 एप्लीकेशन एक साथ मनमीत सर की आ गई, परसों 16 ही थी, ये कर क्या रहे हैं आजकल? कंट्रोलर भी यही सोचता है। सो कंट्रोलर फिर देखता है ये इन्वेंशन अलग अलग है कि इन्वेंशन एक जैसे ही है। समझ में आया? एक इन्वेंशन मैंने कर दिया इंक पेन का, दूसरा बॉल पेन का, तीसरा रोलर पेन का। बोलिए कि कर क्या रहे हैं, अलग अलग क्यों कर रहे हैं? तो अगर मैंने मल्टीपल एप्लीकेशन फाइल करी है, अगर कंट्रोलर को लगता है कि ये तो एक ही ग्रुप है, तो मेरी सारी मल्टीपल एप्लीकेशन को क्या मानेगा, सिंगल एप्लीकेशन। मैंने आज एप्लीकेशन फाइल करी सेव बनाने की, कल गाठी बनाने की, परसों लॉन्ग सेव, उसके बाद मोटे सेव, ऐसे ऐसे फाइल कर रहा हूं मैं। तो कंट्रोलर क्या बोलेगा, भैया सेव कब सेव ही बना रहे हो ना, इन सबको एक ही उसमें क्लब करो, सीधी सी बात है। तो मेरी मल्टीपल एप्लीकेशन को क्या ट्रीट करेगा, सिंगल एप्लीकेशन ट्रीट करेगा। क्लियर? चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। When 2 or more applications in the name of same applicant are accompanied by provision specification which are connected or which one is modification of another and controller is of opinion, ये word important, that the whole of such inventions are such as to constitute a single invention, he may allow one complete specification to be filed in respect of all such provision specifications। बहुत easy है, वो मेरी सारी एप्लीकेशन को एक जैसा ट्रीट करेगा। मतलब मैंने अलग अलग एप्लीकेशन फाइल कर दी, अलग अलग प्रोविजन स्पेसिफिकेशन फाइल कर दी। अब अगर अलग अलग प्रोविजन स्पेसिफिकेशंस हैं तो क्या मुझे सबका अलग अलग कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना था? हाँ, उसी के बारे में ये पॉइंट है। कंट्रोलर को अगर लगता है कि मनमीत सर ने अलग अलग एप्लीकेशन के साथ अलग अलग डेट्स पर अलग अलग प्रोविजन स्पेसिफिकेशन फाइल करा और ये सारी एप्लीकेशंस में जितने भी इन्वेंशन से 2000 कनेक्टेड, तो मनमीत सर को अलग अलग कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। वो सारी लिंक्ड प्रोविजन स्पेसिफिकेशन एप्लीकेशन का एक ही कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करे। अब इसमें एक दिक्कत, बताओ क्या? मैंने लॉन्ग सेव की एप्लीकेशन लगाई 14 फेब, बारीक सेव की लगाई 28 फरवरी, और कौन सी सेव आती है? लसन सेव आती है। ओके, लसन सेव की एप्लीकेशन लगाई मैंने 1 जून, और बताओ और कौन सी सेव आती है? मटर की सेव, मटर की सेव की एप्लीकेशन ने लगाई जून की। अपन ऐसे इमेजिन कर लेते, गोभी की सेव मैंने 15 जून, गिलकी की सेव, एग्जाम्पल। तो अलग अलग सेव की एप्लीकेशन मैंने अलग अलग डेट्स पर लगा दी। अब सर अभी आपने पढ़ाया कि हमको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कब करना है, 12 महीने के अंदर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू मी मैं क्या बोलूंगा कि ज्यादा टाइम के लिए जो मैंने आखिरी एप्लीकेशन लगाई वहां से 12 महीने गिनूंगा। अरे यार ये बात समझ में आ रही है? मैंने पहली एप्लीकेशन कब लगाई? 14 फेब, लॉन्ग की सेव की। और गोभी की सेव की एप्लीकेशन कब लगाई? 15 जून। अरे इमेजिनेटिव, आजकल फूड सेक्टर में कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी चीज को कुछ भी मिला देते हैं, बोलते हैं ये तो इनोवेशन है, नाम आप रख लो, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो अब समझो।
मेरी पहली एप्लीकेशन 14 फेब को और आखिरी एप्लीकेशन कब है? 15 जून। अकॉर्डिंग टू मी मेरे लिए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने का एडवांटेज कौन सी डेट से होगा? 15 जून से, क्योंकि यहां से 12 महीने गिनेंगे। इसके लिए फिर यहां पर लॉ बना दिया। क्या लॉ है? द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स शैल बी रेकन्ड, कहां से गिनेंगे? फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द अर्लीएस्ट प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब एसएससी के हिसाब से नहीं चलेंगे, इन्वेंटर के हिसाब से नहीं चलेंगे। उन्होंने बोला अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं और जिसमें ये सारी एप्लीकेशंस लिंक्ड हैं तो फिर आपको एक ही कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना है। लेकिन इस कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के 12 महीने कब से देखेंगे? जब आपने पहली एप्लीकेशन फाइल करी। इसलिए ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे छोटे छोटे केस स्टडीज ही आएंगे आईपीएल में। समझ में आ गया कहां से मैटर को निकालना है? ठीक है, तो ऐसे जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करूं तो उसको आप नोट्स में वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला मैंने कब मार्क करा कि हमको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कितने दिन में फाइल करना है? 12 महीने, एक तो वो इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं तो 12 महीने कब से गिनना है? जो अर्लीस्ट प्रोविजन स्पेसिफिकेशन हमने फाइल करा वहां से गिनना है। क्लियर? ठीक है, चलो आज के लिए इतना है। ठीक है, कल हम 11th पॉइंट से डिस्कस करना चालू करेंगे। लेकिन मेक मी अ प्रॉमिस, बोलो क्या प्रॉमिस करोगे? कल इतना पूरा पढ़ के नहीं आना है, याद भी करके आना है। ठीक है, पढ़ के आना लगे, मैं तो न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूं, याद थोड़ी करता हूं न्यूज़पेपर को। तो इसको प्लीज याद करने की कोशिश कीजिएगा। रिवीजन तो हो जाएगा, याद करने की कोशिश कीजिए। आईपीएल साइमल्टेनियसली रिवाइज करो। पहले याद कर लो, सेक्शन सेकंड वाले में याद कर लेना। सेक्शन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो फिर चीजें सेक्शन में घूमती जाएगी। तो अभी सेक्शन नंबर को छोड़ दो, कंटेंट को याद कर लो। सेक्शन नंबर बाद में याद कर लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू, सी यू गाइस।